और अब वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी मोहम्मद अहमद मुर्तजा को गोरखपुर की स्थानीय अदालत ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि मुर्तजा के परिवार का दावा है वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जांच अधिकारी इसमें आतंकी साजिश देख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इधर इस घटना में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। ये गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी, तो एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। खुलेआम हथियार लहराया, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, पुलिस वालों के सामने चिल्लाया, गोली मार दो मुझे। रविवार की रात गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात 2 पीएसी जवानों पर हमले का आरोपी मुर्तजा पुलिस की गिरफ्त में है और एंटी टेरर स्क्वाड ने हमले की जांच भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के साथ ही आईबी और एनआईए भी इस मामले की जांच में जुटी हैं। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल वहां एटीएस की टीम गई है। 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका मुर्तजा हाथ में हथियार लिए गोरखनाथ मंदिर और थाने के ठीक सामने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। पुलिस और पब्लिक उसे देखकर भागती रही। इस बीच मुर्तजा ने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया और चिल्ला चिल्लाकर पुलिस वालों से कहा कि मुझे गोली मार दो। ऐसे पीएससी वाले सब कल बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटा था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई, तुरंत वहाँ से बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। नाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया, उतने में पूरी फोर्स आ गई। आरोपी मुर्तजा ने मंदिर के मुख्य पश्चिमी गेट से लेकर परिसर के अंदर तक करीब 15 मिनट तक तांडव मचाया और मंदिर सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वाले उसके डर से भागते रहे। लेकिन अनुराग नाम के एक पुलिसकर्मी की सूझबूझ से वो गिरफ्त में आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में घायल दोनों जवानों को 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। गोरखनाथ मठ पर हुए हमले पर लखनऊ से दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे कट्टरपंथी ताकतों की हरकत करार दिया है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से मुझे खतरा नहीं है, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। और आज तो एक पढ़ा लिखा युवक जिस ढंग का घटना किया, ये तो आतंकी हमले से ज्यादा कठोर है। गोरखपुर के मठ के अंदर हमला हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे मालूम है कि गृह मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी निगाह होगी। वो बहुत निंदनीय है और उसकी जांच हो रही है और उसके क्या कनेक्शन किससे हैं, कैसे हैं, वो सब जांच करके उसके जो दोषी है वो तो पकड़ा गया है, लेकिन उसकी गहराई तक जांच किया जाएगा और उस जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर मुर्तजा का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि वो पढ़ने में तेज है, लेकिन 2017 से ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुर्तजा का परिवार अभी तक कोई मेडिकल प्रूफ नहीं दे पाया है, तो उधर मुर्तजा भी पुलिसिया पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रहा है। बालक की पुरानी जो हिस्ट्री है 2001-2000 से
वो बम्बई में अपना वो सिम्टम शो करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, रोता था, घबराहट होती थी, जो कि डिप्रेशन का पेशेंट ये शुरू से था, जो कि हम लोग समझ नहीं पाए उसकी सीरियसनेस। और हम लोग मतलब मैं पर्सनली नौकरी चाकरी करने वाला आदमी, सुबह जाना रात को लौटना, बच्चा पढ़ने में तेज़ था तो हम लोग सेटिस्फाई उसके रिजल्ट से खुश रहते थे। लेकिन अंदर इसके अंदर जो था कुछ मतलब था, प्रॉब्लम रही होगी। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी के पिता मुनीर अहमद भी इंजीनियर हैं। मुर्तजा का परिवार पहले मुंबई में ही रहता था और अक्टूबर 2020 में वहां से गोरखपुर आकर सिविल लाइंस में बस गया। दिल्ली से प्रशांत देव और कुमार गौरव के साथ अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज़ 24। इधर संसद से सुप्रीम कोर्ट पहुंची सियासी लड़ाई के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया है। वहीं इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान के विपक्षी सांसदों को बिकाऊ बताया और कहा इनके खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान करता हूं। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग दे। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है, पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। सोमवार को अपनी गुगली से विपक्ष को ऑल आउट करने वाले इमरान खान अब भी पशोपेश में हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की वैधता पर सुनवाई कर रहा है और कोर्ट की टिप्पणी से यही लग रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। का सिर्फ कोशिश ये है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के, तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला, इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है, हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरान खान ने नेशनल असेंबली भंग कर देश में नए चुनाव कराने की मांग की थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इमरान खान की सलाह पर मंजूरी की मोहर लगा दी थी। लेकिन विपक्षी दलों ने न सिर्फ डिप्टी स्पीकर के फैसले का विरोध किया, बल्कि राष्ट्रपति के फैसले पर भी ऐतराज जताया। विपक्षी सांसदों ने नेशनल असेंबली पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया। हालांकि विपक्ष के इस चयन की कोई कानूनी वैधता नहीं है। अजीब है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब चलता है। आपको पता है कि उनके नियम के अनुसार एक आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 5, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे देशभक्ति होनी चाहिए। सब हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन को और देश के लिए सब कुछ करना है। तो ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि कोई विदेश देश ये आग्रह किया था कि ये सरकार को हटा दे, कि उनके लिए वोट करना ये तो देशद्रोही का काम है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 के खिलाफ है। अब अभी हम लोग हंस के बोल सकते हैं कि यह बकवास बात है, लेकिन वहाँ तो डिप्टी स्पीकर ने मान लिया और रेजोल्यूशन को बंद कर दिया और प्रेसिडेंट में भी राष्ट्रपति वहां दस्तखत करके रिजॉल्व कर दिया। पड़ोसी देश में जारी अस्थिरता को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है और वहाँ जिस तरह से टकराव चल रहा है यूनाइटेड अपोजिशन वर्सेस इमरान खान भी जिद पे अड़े हैं और उधर जो असंभव था वो संभव हो गया। तो नवाज शरीफ और जरदारी का मिल जाना, भुट्टो का मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो पॉलिटिक्स में लोगों ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो मिल गए हैं और नॉर्थ फ्रंट प्रोविंस वाले लीडर्स भी सब मिल गए, तो एक चुनौती थी। तो इससे स्पष्ट है कि सदन में बहुमत नहीं है। पाकिस्तान की सियासत और सत्ता में सेना का दखल इतना ज्यादा है कि अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि सेना इस बार खुद को सियासी गतिविधियों से दूर रखने का दिखावा जरूर कर रही है,
लेकिन किसी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर पड़ोसी देश श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच महिंदा राजपक्षे की कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सियासी उथल-पुथल के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर ने भी अपना पद छोड़ दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्षी दलों को संयुक्त सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन विपक्षी इसे नौटंकी करार दे रहे हैं। जब खाने को दाना नहीं मिले, पीने को पानी कम पड़ जाए तो आपातकाल भी काम नहीं आता। जनता कर्फ्यू को भी बेमानी बना देती है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की ये तस्वीर इसी की वानगी पेश कर रही है। आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के हाथ भयानक हो चले हैं। देश में दूध, दवाइयाँ, पानी, फल और सब्जियों समेत जरूरत की सभी चीजों की किल्लत हो गई है। एक तो सामान मिल नहीं रहे, उसकी कीमत आसमान छू रही है। मुद्रास्फीति के कारण श्रीलंका की मुद्रा कागज का टुकड़ा बन गई। आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता भी दस्तक दे चुकी है। रविवार की देर रात श्रीलंका के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद के लिए विपक्षी दलों को मंत्री बनने का ऑफर भी दिया। लेकिन जिस तरह जनता राजपक्षे परिवार को नकार रही है, वैसे ही विपक्षी दल भी इस कवायद को नाटक करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर ईंधन की बढ़ती कीमतों ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। आज आपको बता दें, एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40-40 पैसे का इजाफा हुआ। सीएनजी की कीमत भी 2.5 रुपए किलो बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत अब आम आदमी की हैसियत से लगभग बाहर जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई की गूंज से संसद भी अछूती नहीं रह सकी। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए, खूब शोर मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा भी अपनी बात नहीं रख पाए। ये बिल्कुल वही सरकार है जिनकी जो अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन जीतने तक समझती है और इलेक्शन जीतने के बाद जनता पे चोट डालती है। जनता राहत मांग रही है, उनके लिए आफत बना रहे हैं। आए दिन हर तरीके से दवाइयाँ ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, एयरक्राफ्ट फ्यूल ले लीजिए, हर मापदंड से महंगाई बढ़ती जा रही है, पर सरकार किसी तरीके की बात करने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें हो गई बेलगाम। 2 हफ्तों में 12वीं बार बढ़ गए ईंधन के दाम। सीएनजी की कीमतों में भी लग गई आग। बीते 14 दिनों के भीतर डीजल और पेट्रोल 8 रुपए 40 पैसे महंगे हो चुके हैं। ताज़ा बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल का रेट 103 रुपए 81 पैसे हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे पर पहुँच गई है। बचत का कोई तरीका है ही नहीं। मैम पेट्रोल पे जाओ, किसी पे भी जाओ, कोई पेट्रोल भी 100 के पार है, कुछ मतलब कोई फायदा हो ही नहीं रहा कहीं से भी। मैम इफेक्ट तो आ ही रहा है। पेट्रोल भी 104 रुपए प्लस हो गया है और यही थी एक सस्ती जिसको यूज कर सकते थे आसानी से। अब इसको भी डेली बेसिस पे ऐसे ही बढ़ाती रहेगी तो कैसे चलेगा? फिर तो गाड़ी घर पे खड़ी करके पैदल कोई देखेंगे तांगा वांगा। इधर हफ्ते में 2 बार बढ़ोतरी से दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे हो गई है। महंगाई से लोग परेशान हो चले हैं। सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से बहुत बेकार काम हो रहा है जी। मतलब टैक्सी वालों, ऑटो वालों को तो मार दिया बिल्कुल। हर सरकार का यही हाल है। इलेक्शन से पहले सारे दबा के इलेक्शन खत्म हो गया, अब झेलते रहो। अब तो 40 पैसे ही बढ़े, अब 40 रुपए भी बढ़ेंगे लगता है। हम लोग का कमाई सीधा जो पहले दिन भर में हम लोग 1000 रुपया कमा रहे थे, 1200 कमा रहे थे, अब वो 600 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया में आ गया। सारा खपत जो हम लोग का
सीएनजी में ही जा रहा है। महंगाई का विकास सर्वत्र एक सा है। जाति, धर्म और क्षेत्र से परे ये सबको परेशान कर रहा है, सबको बराबर की चोट दे रहा है। कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोगों को 113 रुपए 45 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि 1 लीटर डीजल खरीदने के लिए 98 रुपए 22 पैसे तक चुकाने पड़ रहे हैं। लोग परेशान हैं। वक्त है यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।